नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। देश में कोविड के सक्रिय और नए मामलों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आ रही है। वर्तमान में 17,93,000 से अधिक सक्रिय मामले। पिछले 24 घंटों में 1,32,000 से अधिक नए कोविड मामलों की पुष्टि। कल 2,31,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.48% हुई। देश में अब तक 21 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। डीजीसीआई ने कोविड टीके को मंजूरी मिलने के बाद के पूरक परीक्षण और आयातित कोविड टीकों के बैच परीक्षण के नियमों में ढील दी। सरकार ने एम्फोटेरिसिन बी टीकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने कोविड महामारी में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के तहत बीमा दावों के निपटान के लिए नई प्रणाली शुरू की। तेलंगाना आज अपना 8वां स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल ने रिकॉर्ड 21वें ग्रैंड स्लैम खिताब के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करते हुए दूसरे दौर में प्रवेश किया। और भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सहित 6 टेस्ट मैच खेलने के लिए आज ब्रिटेन रवाना होगी। दोपहर समाचार में विशाल शर्मा के साथ मैं कनकलता। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार। देश में कोविड के सक्रिय और नए मामलों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आ रही है। लगातार 20वें दिन संक्रमण के नए मामलों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में 2,31,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए और स्वस्थ होने वालों की दर 92.48% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमित होने की दर 6.33% रही। 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या में 1 लाख से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। इस समय 17,93,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। साप्ताहिक और दैनिक आधार पर भी संक्रमण की दर कम हुई है। संक्रमण की साप्ताहिक दर 8.21 और दैनिक दर 6.57% है, जो कि लगातार 9वें दिन 10% से नीचे बनी हुई है। अब तक 2 करोड़ 61 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 1,32,000 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसी दौरान 3,207 लोगों की मौत हुई है। इस बीच कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए जांच क्षमता बढ़ाई गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने बताया है कि कल 20,19,000 नमूनों की कोरोना जांच की गई। अब तक 35 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में अब तक 21 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 23,97,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। देश में कोविड टीकाकरण के लिए त्वरित और विस्तृत तीसरे चरण की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। कोविड महामारी को रोकने के लिए टीकाकरण को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से टीकाकरण अभियान को लगातार गति प्रदान कर रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से देश में सभी पात्र लोगों को जल्द से जल्द टीके लगाने के लिए टीकों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। भारत बायोटेक के साथ हुए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व्यवस्था के माध्यम से महाराष्ट्र का सार्वजनिक उपक्रम हॉफकिन बायोफार्मा हर वर्ष 22 करोड़ 80 लाख कोवैक्सीन टीकों का उत्पादन करने के लिए तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में 2 निजी कंपनियां इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड हैदराबाद और भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड बायोटेक्नोलॉजी विभाग की मदद से आत्मनिर्भर भारत मिशन कोविड सुरक्षा के तहत टीकों का उत्पादन करेंगी। हॉफकिन बायोफार्मा के प्रबंध निदेशक डॉक्टर संदीप राठौड़ ने
एक साल में 22 करोड़ 80 लाख कोवैक्सीन टीके तैयार करने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 65 करोड़ और महाराष्ट्र सरकार ने 94 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग में सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप ने कहा है कि टीकों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने से व्यापक टीकाकरण अभियान को और मजबूती मिलेगी। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक मुफ्त श्रेणी तथा राज्यों द्वारा सीधी खरीद श्रेणी में 23 करोड़ से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। इसमें टीकों के बर्बाद होने की संख्या और इस्तेमाल को मिलाकर 21 करोड़ 71 लाख खुराकों की खपत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोविड के लगभग 1 करोड़ 64 लाख टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के पास उपलब्ध हैं, जिन्हें इस्तेमाल किया जाना है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीका मुफ्त उपलब्ध कराकर सहायता देती है। इसके अलावा केंद्र इन्हें टीके की सीधी खरीद के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराती है। भारत के औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई ने देश में कोविड टीकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए टीके को मंजूरी मिलने के बाद के पूरक परीक्षण और आयातित कोविड टीकों के बैच परीक्षण के नियमों में ढील दी है। केंद्रीय दवा नियामक ने कहा है कि वैक्सीन के त्वरित और निर्बाध आयात के लिए पहले से ही बड़ी छूट दी गई है। कोविड-19 टीकाकरण पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला द्वारा वैक्सीन के हर बैच के परीक्षण और नैदानिक परीक्षणों को पूरा करने की आवश्यकता संबंधी नियमों में छूट दी जाएगी। ये छूट उन टीकों को दी गई है जो पहले से ही अमेरिका के एफडीए, यूरोप के ईएमए, ब्रिटेन के एमएचआरए और जापान के पीएमडीए द्वारा अनुमोदित हैं या जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए सूचीबद्ध हैं। हालांकि डीसीजीआई ने कहा है कि वैक्सीन बैच के विश्लेषण के प्रमाण पत्र की जांच और समीक्षा अभी भी कसौली स्थित केंद्रीय जांच प्रयोगशाला द्वारा की जाएगी। सुरक्षा परिणामों के लिए पहले 100 लाभार्थियों पर 7 दिनों के लिए टीकों के मूल्यांकन की आवश्यकता के साथ साथ आवेदन दाखिल करने की अन्य प्रक्रियाएं और समय सीमा भी अपरिवर्तित रहेंगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा हल्द्वानी में तैयार किए गए 500 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का उद्घाटन आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से किया। अस्पताल कल से काम करना शुरू कर देगा। इस अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त 375 बिस्तरों के अलावा वेंटिलेटर युक्त 125 आईसीयू बिस्तर भी हैं। इस वातानुकूलित अस्पताल में प्रयोगशालाओं की भी सुविधा है। अस्पताल को जनरल बिपिन चंद्र जोशी के नाम पर समर्पित किया गया है, जो उत्तराखंड के मूल निवासी थे और भारतीय सेना के 17वें प्रमुख रहे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई के पास चेंगलपेट में एकीकृत टीका परिसर बनाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए आग्रह किया था और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने इसके संचालन के लिए उपयुक्त साझीदार तलाश करने का अधिकार राज्य सरकार को देने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि एकीकृत टीका परिसर शुरू करना आज समय की मांग है और इस काम में अधिक देरी नहीं होनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में कोविड के नए मामले 21 अप्रैल से पहली बार 10,000 से नीचे दर्ज किए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि कल 9,424 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 137 लोगों की मौत भी हुई। लगभग 18,000 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य में स्वस्थ होने की दर 93.2% है। पहली जून तक वहां 1 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोलकाता नगर निगम ने कल से वैक्सीन ऑन व्हील्स योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत
अधिक संक्रमण फैलाने की आशंका वाले समूहों की पहचान करके उनको टीका लगाया जाएगा। इस बीच राज्य में 7 लाख लोगों ने अब तक टेलीमेडिसिन सेवाओं का लाभ लिया है तथा 3.5 लाख से अधिक लोगों को टेलीफोन के माध्यम से मनोवैज्ञानिक परामर्श दिए गए। पंजाब में कोविड संक्रमण के मामले तेजी से कम हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 2,184 नए मामले दर्ज किए गए और लगभग 59,200 कोविड नमूनों की जांच की गई। राज्य में इस समय संक्रमण के 33,444 सक्रिय मामले हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल 5,039 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। कल इस दौरान 94 मरीजों की कोविड से मृत्यु हुई। गुजरात में कल 1,561 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कल 4,869 मरीज स्वस्थ भी हुए। एक रिपोर्ट। गुजरात में अब तक 7,71,860 मरीज कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 95.21% हो चुकी है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण के सबसे अधिक 256 नए मामले अहमदाबाद में सामने आए, जबकि वडोदरा और सूरत में प्रत्येक में 172 नए मामले दर्ज किए गए। कल राज्य में 22 मरीजों की मृत्यु हो गई। राज्य में इस वक्त 29,015 सक्रिय मामले हैं। इस बीच गुजरात में कल 1,96,793 लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाए गए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में आज कोविड के 867 नए मामले मिले। वहां इस समय 10,166 सक्रिय मामले हैं। पिछले 5 दिन से पुद्दुचेरी में नए मामलों की संख्या 1,000 से नीचे है। बिहार में कोविड के मद्देनजर सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां 15 जून तक रद्द कर दी गई हैं। राज्य में नए मामलों की संख्या में तेजी से कमी आई है। वहां संक्रमण से ठीक होने की दर 97% से अधिक है। सक्रिय मामलों की संख्या भी कम होकर 14,250 पर आ गई है। बिहार में 6,88,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,174 नए मामले दर्ज किए गए और 3,100 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो गए। अब तक राज्य में 1,04,90,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच राज्य में सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान आज 28 दिन बाद फिर से खुल गए। सरकार ने एक दिन छोड़कर सुबह 6 बजे से दिन में 2 बजे तक कारोबारी गतिविधियों की अनुमति दी है। हालांकि राज्य में 8 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान राशन, डेयरी, सब्जी और मांस की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार सभी सरकारी कार्यालय 25% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ प्रतिदिन शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। निजी और गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। बैंकों में 2 बजे तक कामकाज होगा। राजस्थान में लॉकडाउन के संशोधित दिशा निर्देशों के बाद आज सुबह से व्यापारिक गतिविधियां शुरू हो गईं। राज्य के अधिकांश जिलों में दिन में 11 बजे तक बाजार खुले। इस समय स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर वहां 95% हो गई है। इस बीच राज्य सरकार ने कोविड संक्रमण के बाद होने वाली समस्याओं को देखते हुए कोविड अस्पतालों में पोस्ट कोविड वार्ड और क्लिनिक शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड से उबरने के बाद मरीजों को ब्लैक फंगस के अलावा कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। इनमें भय, अनिद्रा, हृदय, किडनी तथा लीवर संबंधी बीमारियां भी शामिल हैं। इसके लिए जिले के मुख्य कोविड समर्पित अस्पताल में अलग से पोस्ट कोविड क्लिनिक स्थापित कर ऐसे रोगियों की काउंसलिंग तथा उपचार किया जाए। ऐसे रोगियों के उपचार में आयुष चिकित्सा पद्धति तथा योग का भी सहारा लिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर ऐसे रोगियों को पोस्ट कोविड वार्ड में भर्ती किया जाएगा, जहां सभी प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध होंगे। प्रदेश में सभी डॉक्टरों को सलाह दी गई है कि वे कोविड रोगियों को डिस्चार्ज करते समय कोविड के बाद की सावधानियों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दें। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। नीति आयोग में स्वास्थ्य सदस्य वीके पॉल ने चेतावनी दी है कि अगर कोरोना वायरस अपना रूप बदलता है तो बच्चों में कोविड रोग का प्रकोप बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि देश में बच्चों में कोविड महामारी चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन बच्चों में कोविड संक्रमण ने गंभीर रूप नहीं लिया है। श्री पॉल ने कहा कि बच्चों में अक्सर कोविड के लक्षण नहीं पाए जाते और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हालांकि ऐसा संभव है कि संक्रमित होने वाले 2 से 3% बच्चों को अस्पताल में भर्ती होना पड़े। श्री पॉल ने आश्वासन दिया कि बच्चों में कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए सभी प्रबंध किए जाएंगे और कदम उठाए जाएंगे।
श्री पॉल ने बताया कि बच्चों में कोविड-19 संक्रमण की समीक्षा करने और नए सिरे से महामारी से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है तथा महामारी से निपटने में राष्ट्र की तैयारियों को मजबूत करने के लिए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हर तरह के सिनेरियो के ऊपर नजर रखते हुए प्रिपेयरनेस को पुश किया जा रहा है बाय द डे और इसको अपडेटेड रूप में देखने के लिए एक नेशनल ग्रुप बनाया गया एक्सपर्ट्स का और मिनिस्ट्री की टीम्स के साथ मिलकर काम किया गया सिस्टमैटिकली और जो भी साइंस अब अवेलेबल है उस सबको देखते हुए जोड़ते हुए और देश के एक्सपीरियंस को समझते हुए डेटा को समझते हुए क्लिनिकल प्रोफाइल को समझते हुए डिजीज डायनामिक्स को देखते हुए पैंडेमिक के बिहेवियर को देखते हुए और वायरस की नेचर को देखते हुए न्यू वे टू एड्रेस रिन्यूड वे अपडेटेड वे करने के लिए गाइडलाइंस जो हैं वो इस ग्रुप ने हमें प्रस्तुत कर दी हैं। श्री पॉल ने कोविशील्ड टीके की केवल एक खुराक ही देने के दावे का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि 2 डोज दिए जाने की वर्तमान व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कोविशील्ड का भारत का 2 डोज का शेड्यूल है, पहली डोज और फिर 12 हफ्ते पे दूसरी डोज। देयर इज नो चेंज। कोवैक्सीन का भी 2 डोज का शेड्यूल है, पहली डोज और सेकेंड डोज 4 से 6 हफ्ते के बाद। यही शेड्यूल लेके हम अपने वैक्सीनेशन कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हमें कंफ्यूजन पैदा नहीं करना चाहिए। हम सब ने इन 2 वैक्सीन की 2 डोजेज लेनी है। केंद्र कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। ये सेवा दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए काम कर रही है। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804 611 0007। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के अंतर्गत बीमा दावों के निपटान की प्रक्रिया के लिए नई प्रणाली शुरू की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नई प्रक्रिया में बीमा दावे के निपटान की प्रक्रिया राज्य सरकार में जिलाधिकारी के स्तर पर पूरी की जाएगी। जिलाधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर बीमा कंपनी 48 घंटे के भीतर दावे का निपटान कर देंगी। नई प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। सरकार ने एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फंगस रोधी इंजेक्शन का उपयोग फंगस के इलाज में होता है। विदेश व्यापार महानिदेशक की अधिसूचना में कहा गया है कि एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन को प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। मध्य प्रदेश में म्यूकोरमाइकोसिस रोग के 987 सक्रिय मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार इस बीमारी के इलाज पर विशेष ध्यान दे रही है और इलाज में काम आने वाले एम्फोटेरिसिन बी टीके और अन्य दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। राज्य सरकार कई अन्य कल्याणकारी कदम भी उठा रही है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश में कोविड के सक्रिय और नए मामलों की संख्या में काफी गिरावट आ रही है। वर्तमान में 17,93,000 से अधिक सक्रिय मामले। पिछले 24 घंटे में 1,32,000 से अधिक नए कोविड मामलों की पुष्टि। कल 2,31,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.48% हुई। देश में अब तक 21 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। डीसीजीआई ने कोविड टीके को मंजूरी मिलने के बाद के पूरक परीक्षण और आयातित कोविड टीकों के बैच परीक्षण के नियमों में ढील दी। सरकार ने एम्फोटेरिसिन बी टीकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने कोविड महामारी में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के तहत बीमा दावों के निपटान के लिए नई प्रणाली शुरू की। तेलंगाना आज अपना 8वां स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल ने रिकॉर्ड 21वें ग्रैंड स्लैम खिताब के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करते हुए दूसरे दौर में जगह बनाई
और भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सहित 6 टेस्ट मैच खेलने के लिए आज ब्रिटेन रवाना होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदर्श किराएदारी कानून को आज स्वीकृति दे दी। इसके माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां मौजूद किराएदारी कानूनों में संशोधन कर सकते हैं अथवा इसके अनुसार नए कानून बना सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस व्यवस्था से देश भर में आवासों को किराए पर देने से संबंधित कानूनी प्रक्रिया में सुधार करने में मदद मिलेगी। आदर्श किराएदारी अधिनियम का उद्देश्य देश में एक विविधतापूर्ण, टिकाऊ और समावेशी किराए के लिए आवासीय बाजार सृजन करना है। इससे हर आय वर्ग के लोगों के लिए पर्याप्त संख्या में किराए के लिए आवासीय इकाइयों का भंडार बनाने में मदद मिलेगी। आदर्श किराएदारी अधिनियम से किराएदारी से संबंधित पूरे कानूनी ढांचे में बड़ा बदलाव आएगा और इससे आवासीय किराया व्यवस्था को संस्थागत रूप देने में मदद मिलेगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते को भी मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत कार्यक्रमों को बनाने और लागू करने के लिए एक संयुक्त कार्यदल गठित किया जाएगा, जिसकी बैठक वर्ष में एक बार होगी, जिसे बारी बारी से भारत और जापान में आयोजित किया जाएगा। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की तिथि से इस पर अमल शुरू हो जाएगा, जिसकी अवधि 5 वर्ष होगी। बाद में इसे अगले 5-5 सालों के लिए स्वतः ही बढ़ाए जाने का प्रावधान है। दोनों देशों के बीच सतत शहरी विकास के लिए ये दीर्घावधि आपसी सहयोग को और मजबूत करेगा। मंत्रिमंडल ने भारत और अर्जेंटीना गणराज्य के बीच खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते को भी मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों के बीच जनसंचार माध्यम के क्षेत्र में सहयोग के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर और इसकी पुष्टि के लिए पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है। समझौते पर जून 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे। ये समझौता जनसंचार माध्यम के क्षेत्र में संघों के बीच समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को बढ़ावा देगा। प्रत्येक पक्ष पारस्परिक आदान प्रदान के जरिए गतिविधियों को सुगम बनाएगा, जिससे समानता सुनिश्चित हो सके। कर्नाटक में वर्ष 2020-21 के दौरान 153 लाख टन से अधिक खाद्यान्न उत्पादन हुआ। राज्य के कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने बताया कि इस वर्ष किसानों की मांग को पूरा करने के लिए कृषि विभाग के पास उर्वरकों और बीजों का पर्याप्त भंडार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में डीएपी खाद और यूरिया का समर्पक भंडार मौजूद है। राज्य सरकार द्वारा 690 रेंटल्स राज्य स्तर पर और 210 केंद्र ग्राम स्तर पर काम कर रहे हैं, जहां से किसान ट्रैक्टर इत्यादि यंत्र किराए पर ले सकते हैं। कृषि मंत्री ने कहा है कि कोविड दूसरे लहर की वजह से फसल नष्ट हुए फूल, फल और सब्जी के किसानों को सरकार ने राहत पहुंचाई है। अभी तक 36,327 किसानों को 15.23 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कृषि क्षेत्र में कर्जा के लिए 21,000 करोड़ रुपया उपलब्ध है। राज्य सरकार ने 1,067 करोड़ रुपया एमएसपी के लिए रखा है। बारिश की वजह से अगर फसल नष्ट हुआ तो राहत का अंदाजा लगाने के लिए टास्क फोर्स तैनात है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। तेलंगाना आज अपना 8वां स्थापना दिवस कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए धूमधाम से मना रहा है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज सुबह हैदराबाद में मुख्यमंत्री कार्यालय प्रगति भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस आधिकारिक कार्यक्रम में सीमित गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इस दौरान तेलंगाना राज्य की स्थापना के लिए किए गए आंदोलन में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्य के मंत्रियों ने सभी जिलों में आयोजित आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने उम्मीद व्यक्त की है कि तेलंगाना अपनी इस परंपराओं को संरक्षित करते हुए आधुनिक और भविष्य के उद्यमों की दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि तेलंगाना सदियों पुरानी परंपराओं वाला प्रदेश है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने राज्य की प्रगति, खुशहाली और लोगों के कल्याण की कामना की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रदेश को एक अनूठी संस्कृति मिली है और राज्य के मेहनती लोगों ने कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम किया है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पूर्व चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल ने रिकॉर्ड 21वें ग्रैंड स्लैम खिताब के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करते हुए दूसरे दौर में प्रवेश किया। तीसरी वरीयता प्राप्त नडाल ने पहले दौर के मैच में 63वीं वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पॉपेरिन को पराजित किया। दूसरे दौर में नडाल का मुकाबला फ्रांस के रिचर्ड गास्केट से होगा। भारतीय क्रिकेट टीम आज इंग्लैंड के लिए रवाना हो रही है। ब्रिटेन की सरकार ने इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों को खिलाड़ियों के परिवारों और सहयोगी स्टाफ के साथ जाने की मंजूरी दे दी है। कप्तान विराट कोहली के नेतृत्व में भारतीय टीम इंग्लैंड में 6 टेस्ट मैच खेलेगी। भारतीय क्रिकेट टीम 18 जून से साउथहैम्पटन में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। इसके बाद 4 अगस्त से शुरू होने वाली 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला इंग्लैंड के साथ खेलेगी। और अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। आज का संस्कृति संदेश हिंदी फिल्मों के जाने माने निर्माता निर्देशक मणि रत्नम को समर्पित है। आज 2 जून है। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक मणि रत्नम का जन्मदिन। मणि रत्नम ऐसे निर्देशक हैं जिन्होंने अपनी उच्च कोटि की शानदार फिल्मों के बूते पर न केवल भारतीय फिल्म उद्योग में अपनी पहचान बनाई है बल्कि विश्व पटल पर भी देश का नाम रोशन किया है। मणि रत्नम का जन्म तमिलनाडु के मदुरई में हुआ था। उनके पिता रत्नम अय्यर एक फिल्म निर्माता थे जो वीनस पिक्चर जैसी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी के साथ काम कर चुके थे। फिल्म निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म कन्नड़ में पल्लवी अनु पल्लवी थी। इसके बाद मणि रत्नम ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और दक्षिण की लगभग सभी भाषाओं में फिल्म बनाई। लेकिन मणि रत्नम को लोकप्रियता मौना रागम से मिली। इसे लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन मणि रत्नम के लिए 1989 में बनी फिल्म गीतांजलि मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्रदान किया गया। मणि रत्नम केवल दक्षिण के नहीं बल्कि बॉलीवुड के भी जाने माने फिल्मकार हैं। उनके निर्देशन में 1992 में बनी रोजा, 1995 में बनी बॉम्बे और 1998 में आई दिल से ऐसी फिल्में हैं जो पूरी तरह से आतंकवाद पर आधारित हैं। नायकन मणि रत्नम की ऐसी फिल्म है जिसे विदेशों में भी काफी सराहा गया। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2005 में पहली बार सर्वकालिक 100 महान फिल्मों की सूची जारी की थी। इसमें सत्यजीत रे की द अपू ट्रायलॉजी, गुरुदत्त की प्यासा के साथ मणि रत्नम की नायकन को भी जगह मिली थी। मणि रत्नम की सफलता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इन्हें अब तक 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। 2002 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भी आज हिंदी फिल्मों के शोमैन राज कपूर की पुण्यतिथि है। राज कपूर अभिनय, निर्देशन सहित फिल्म निर्माण की कई विधाओं में पारंगत थे। उनकी उत्कृष्ट फिल्मों में बरसात, आवारा, श्री 420, तीसरी कसम, चोरी चोरी, संगम, मेरा नाम जोकर और बॉबी शामिल हैं। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड के सक्रिय और नए मामलों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आ रही है। वर्तमान में 17,93,000 से अधिक सक्रिय मामले। पिछले 24 घंटों में 1,32,000 से अधिक नए कोविड मामलों की पुष्टि। कल 2,31,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.48% हुई। देश में अब तक 21 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। डीसीजीआई ने कोविड टीके को मंजूरी मिलने के बाद के पूरक परीक्षण और आयातित कोविड टीकों के बैच परीक्षण के नियमों में ढील दी। सरकार ने एम्फोटेरिसिन बी टीकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया और भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सहित 6 टेस्ट मैच खेलने के लिए आज ब्रिटेन रवाना होगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।